कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर सम्मन किया। जिस समय कोयला घोटाला हुआ था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और 3 अन्य को भी आरोपी के तौर पर सम्मन किया गया। अदालत ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 6 लोगों को 8 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने मामले में आरोपियों के तौर पर मैसर्स हिंडाल्को, इसके अधिकारियों शुभेदु, अमिताभ और डी भट्टाचार्य को भी तलब किया है। जो कोयले की खानों का वितरण है, उसकी सारी प्रणाली को 1993 से लेकर 2009 तक अपने संज्ञान में लिया था और उच्चतम न्यायालय ने ना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ना किसी यूपीए के अधिकारी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी की थी। अब कोई निचली अदालत किस कारण से किस निष्कर्ष पर पहुंची है, वो तो फैसले को अपने संज्ञान में लेने के बाद ही पता चलेगा। वो हर समय कोई ना कोई, ये बात सही है, वो ईमानदार आदमी, लेकिन ईमानदार आदमी जो है वो नीचे कोई गड़बड़ हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसको देखना था उनको। देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है और हमको लगता है कानून और जो अंग है सरकार के वो अपना काम करे, ये बड़ा आवश्यक है। कोयला का घोटाला कांग्रेस ने किया हुआ घोटाला है और इसीलिए वो आज भी उनकी मानसिकता वही है। इसलिए पारदर्शी तरीके से कोयले का और दूसरे खदानों का और स्पेक्ट्रम का हम नीलाम कर रहे हैं, उसका वो जमकर विरोध कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट पार्लियामेंट को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये मामला संसद के दोनों सदन में जोरदार तरीके से नहीं उठता तो शायद ये लोग ऐसा डिसीजन नहीं लेते। पिछली सरकार के समय जो घोटाले हुए, उस समय पिछली सरकार के मंत्री ये कहा करते थे कि 0 लॉस हुआ है, चाहे वो कोयला घोटाला हो चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला हो। और पिछली बोली के दौरान ये देश ने भी देखा है कि जो अनुमान सीएजी ने लगाया था उससे कई गुना ज्यादा रकम उन आवंटन से और अब बोली से जो अंतर दिखता है वो अपने आप दिखता है कि लाखों करोड़ रुपए के घोटाले उस समय हुए। बदलते मौसम से सर्द हुई शिमला की फिजाओं को बजट सत्र गर्माहट देने वाला है। आज से हिमाचल विधानसभा बजट सत्र शुरू हो रहा है। शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा एक बार फिर सदन के अंदर आमने सामने होंगी। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। महामहिम के भाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 15 मार्च को सदन में प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही सदन में कई अहम बिल और प्रस्तावों पर चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह का कहना है कि इस सत्र में कई ऐसे अहम बिल हैं जिन पर चर्चा होगी। विपक्ष को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष अहम बिलों पर सदन के अंदर चर्चा करे, न कि सदन के बाहर शोर शराबा करे। 18 तारीख को अगले साल का जो है बजट वो पेश किया जाएगा, वो भी इसी महीने हम पास करेंगे। और उसके अलावा और भी कई प्रश्न जो है पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूछे हैं, उनका संबंधित मंत्री जो है उसका जवाब देंगे। और हो सकता है ये जो बहुत भारी बारिश पड़ी, बर्फ़ पड़ी, इससे फसलों को नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, बिजली की जो है कई जगह डिसरप्शन हुई है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो हमारा सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है और हम चाहते हैं, विपक्ष से भी यही चाहते हैं कि वो भी मर्यादा में रह कर के जो भी एक विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए उस भूमिका को निभाएं।
वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा भी 1 महीने चलने वाले सत्र में सत्ताधारी पार्टी को मुद्दे को बैकफुट पर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा कि प्रदेश में कई तरह के मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार, खनन माफिया का राज या फिर अवैध कटान हो। इन पर विपक्ष सरकार से इस बजट सत्र में जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि इस सत्र में भाजपा कार्यालय पर हुआ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हमला इस सत्र का अहम मुद्दा होगा। जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है और एक प्रकार से यहाँ माफिया का राज स्थापित हुआ है, उन सभी मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी विधानसभा के अंदर पुरजोर इसका सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। आज सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, कानून और व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है, ये भी विषय रहने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऊपर जो हमला हुआ है यूथ कांग्रेस के नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री के बेटे के नेतृत्व में, उस विषय को भी पार्टी बड़ी जोर शोर से उठाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आगामी 11 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ये बजट सत्र 11 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में हालांकि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक तल्खियां बढ़ी हैं, उसका इस सत्र पर असर ना हो, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर के साथ। जी विशाल, आज से बजट सत्र शुरू हो गया है, तो क्या लगता है कि कैसा बजट जो है वो दिया जा सकता है हिमाचल वासियों को? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश का जो बजट सत्र है वो आज शुरू हो गया है, जो कि आगामी जो है वो 10 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें जो है वो 22 सीटिंग होनी है। इसमें महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण रहा है। महामहिम राज्यपाल ने जो भाषण है वो आज पढ़ा नहीं, उसकी जो प्रति है वो आज की सारी जो है वो बांट दी गई है। और इसमें जो खास जो रहने वाला है सत्र में जो खास मुद्दे जो है, जैसे माफिया है या खनन माफिया या अवैध कटान, जिस तरह से भाजपा कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें पथराव हुआ था, वो इस बजट सत्र में जो है वो खास जो रहने वाला है। सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी इन मुद्दों को जो क्लियर करने के लिए जो है वो कमर कसली है। जी विशाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि आज से हिमाचल विधानसभा बजट सत्र शुरू हो गया है। शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा एक बार फिर से सदन के अंदर आमने सामने होंगे। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। चंबा के बालू में हुए भूस्खलन के कारण पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। मंगलवार सुबह हुई इस घटना में पावर प्रोजेक्ट की लगभग सारी मशीनरी खराब हो गई। वहीं भूस्खलन से पावर प्रोजेक्ट के भवन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के कारण हुए नुकसान पर जानकारी देते हुए GPRL डायरेक्टर ने बताया कि प्रोजेक्ट की लगभग सारी मशीनरी खराब हो गई है, जिसे जल्द ही ठीक करना होगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बजट सत्र के तीसरे दिन किसानों को हुए नुकसान जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कल भी सदन में किसानों को हुए नुकसान के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा करते हुए संसद से वॉकआउट कर दिया। वहीं विधानसभा स्पीकर ने आज विपक्ष को किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आज तीसरा दिन है, तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, आज के दिन कैसी कार्यवाही रहने की आशंका है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज जो है तीसरा दिन है यहाँ पर, और जिसमें यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने फिर किसानों का मुद्दा जो लेकर जो है यहाँ पर सवाल उठाए और हंगामा किया है। इसके साथ साथ
जो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं, उन्होंने EWU श्रेणी के फ्लैट या प्लॉट सरकार के जो चहेतों को, जो पिछली सरकार हुड्डा सरकार के चहेतों को, जो अपात्र लोगों को जो है आवंटित किए जाने के मामले की भी जांच जो कर सरकार जो है उस पर बात की है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सदन में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यहाँ पर ये बोला है कि जो भी पिछली सरकार में जो है जो ये फ्लैट जो है, प्लॉट जो है वो आवंटित किए गए हैं, चाहे अपने चहेतों को, चाहे वो किसी भी तरह जो लालच में है, अगर वो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी सामने आएगा उस पर जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ किसी भी भूमि का CLU करने के बदले में जो मामले की जांच की कार्रवाई भी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से जो पिछली सरकारों में जो भी कोई घोटाले हुए हैं, या प्लाट से लेकर हो, चाहे वो किसानों से लेकर हो, उस पर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई होगी। और उसके बाद किरण चौधरी जो कांग्रेस की हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो किसान जो है वो खून के आंसू पी रहा है और 20,000 प्रति एकड़ रुपए पे मुआवजा दिया जाए उनको, और जिन किसानों की 25% जो है फसल बर्बाद हुई है, उन्होंने मुआवजा देने की यहाँ पर सदन में यहाँ पर मांग की है। उसी में जिस तरह से गिरदावरी के आदेश जो दिए हैं, 3 मार्च को जो है गिरदावरी के आदेश दिए थे, उसके बाद फिर से बारिश हो गई थी। तो यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने भी है बोला है कि जो भी यहाँ पे OP धनखड़ जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने भी यहाँ पर जो है दौरा किया था, तो उन्होंने आज भी जो है सदन में ये बात कही है। जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा था कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो OP धनखड़ जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर साफ किया है कि उन्होंने यहाँ पर दौरा किया है, किसानों को जितनी भी फसलें नष्ट हुई हैं उनका दौरा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही उनको मुआवजा दिया जाएगा, और कम से कम मुआवजा सरकार को 250 से बढ़ाकर 500 रुपए जो है कर दिया है। किसानों को 2-4 रुपए के चेक मिलने से भी जो है वो आहत हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है, यहाँ पर CM ने साफ किया है कि जो भी नुकसान जो किसानों को हुआ है उसकी भरपाई जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी। हालांकि कांग्रेस जो है इस पर सरकार को जो है घेरती हुई नजर आ रही है। किसानों को मुद्दे को लेकर सुबह से, जब से आज सत्र शुरू हुआ है, किसानों के मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर सदन में जो है यहाँ पर हंगामा हो रहा है। जी बिल्कुल मनोज, किसानों का मुद्दा अहम मुद्दा है, कल भी इसके लिए वॉकआउट किया गया था, तो आज इस मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो विधानसभा के इस बजट सत्र में उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके साथ साथ किसानों का मुद्दा जो है अहम मानकर चल रही है। उसके साथ साथ और दूसरे जो मुद्दे हैं उसमें टोल टैक्स को लेकर जो है कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। टोल टैक्स पर जिस तरह से चुनावों से पहले जो भाजपा ने बड़े बड़े वायदे किए थे लोगों के साथ कि टोल टैक्स को जो है भारी राहत जो है वो दी जाएगी, लेकिन अब जो है टोल टैक्स पर कोई राहत नहीं दी गई। तो उस पर जो है कांग्रेस ने जो यहाँ पर सरकार पर, भाजपा सरकार पर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि टोल टैक्स की दरों में जिस तरह से वायदे किए गए थे कि टोल की दरों में जो है उसको कटौती होगी या टोल टैक्स जो है कई जगह से हटाया जाएगा, लेकिन टोल टैक्स नहीं हटाया गया बल्कि और भी टोल टैक्स जो है कई जगह लगाए गए हैं। तो उसका जो है पुरजोर विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। और उनका साफ तौर पे कहना है, इनेलो पर भी उन्होंने वार किया है कि इनेलो भाजपा की बी टीम बनकर जो है वो काम कर रही है और कांग्रेस का साथ उन्होंने नहीं दिया है, जिसके चलते यहाँ पर वो सदन से उन्होंने कल भी वॉकआउट किया था और अभी भी तो सदन में जो है काफी हंगामेदार जो है वो बैठक चल रही है। जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बजट सत्र के तीसरे दिन किसानों को हुए नुकसान जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है और किसानों को मुआवजा देने पर सुबह से ही सदन की कार्यवाही चल रही है और कांग्रेस जो है वो सत्ताधारी पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। किसानों को हो रहे फसलों के नुकसान पर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि सरकार किसानों को फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा देगी। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ मंगलवार को हवाई सर्वेक्षण कर बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि बारिश से 15 से 20% नुकसान और ओलावृष्टि से 75% तक नुकसान का अंदेशा लगाया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि पीड़ित किसानों से उन्होंने खेतों में जाकर मुलाकात भी की है। पिछले 2 सप्ताह में बारिश और ओलावृष्टि ये 2-3 बार हो गई है
ये पहले बारिश ओलावृष्टि हुई उस समय में भी सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे। अब ये दूसरे दौर की बारिश और ओलावृष्टि जब हुई है तब भी सरकार ने फिर से स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। ये पहली बारिश हुई तब भी मैं किसानों के खेतों पर गया था और आज भी मैं और रामविलास जी जहाँ सबसे अधिक नुकसान हुआ है रेवाड़ी ज़िले के गुरावड़ा और उसके आसपास के गांव में, महेंद्रगढ़ के आसपास के इलाके में सब जाकर आए हैं। वैसे पूरे हरियाणा का एक तरह से पहले मुख्यमंत्री जी भी जब दिल्ली से यहाँ आए तो उन्होंने उस नुकसान का आकलन एक तरह से एरियल उससे भी किया था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव को अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया है। मृतक की आयु करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राइवेट पर्सन का फ़ोन आया भाई ब्रह्मसरोवर के दक्षिण साइड में एक अननोन डेड बॉडी है जो हमने निकलवा ली है। इसको निकलवा के पोस्टमार्टम करा के जैसे भी कार्रवाई होगी। अभी शनाख्त नहीं हो पाई? अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई, शायद अननोन है। इसने लोअर पहना हुआ है, 35 और 40 साल के करीब उम्र है इसकी। लुधियाना में युवती से चलती कार में गैंगरेप के मामले में आपने प्रदर्शन किया। आपने यह प्रदर्शन पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर किया। आप जिला संयोजक अहबाब सिंह ने बताया है कि उन्होंने यह प्रदर्शन मामले को प्रकाश में लाने के लिए किया ताकि पुलिस प्रशासन इस मामले को और गंभीरता से ले सके। साथ ही आम आदमी पार्टी ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। हम ये जो हाल ही में गैंगरेप हुआ है बच्ची का चलती गाड़ी में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे। हम एक मेमोरेंडम लेके आए थे कमिश्नर साहब के लिए, जिसमें हमारी मुख्य मांगें ये थी कि वीआईपी ड्यूटी से हटा के लोगों को आम आदमी की सुरक्षा में लगाया जाए। सबसे पहले एक परिवार, बादल परिवार की सुरक्षा के लिए 950 पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं और आम आदमी और आम बच्चियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की कमी है। तो ये हमारी सबसे पहली मांग थी कि इस वीआईपी कल्चर का अंत किया जाए। पीडीपी सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी का असर होता दिख रहा है। पीएम मोदी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि मुफ्ती सरकार अगर फिर ऐसे कोई उकसाने वाले कदम उठाती है तो बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटने में देर नहीं लगेगी। शायद इसी का असर है कि इसके एक दिन बाद जम्मू सरकार ने वादा किया है कि अब किसी आतंकी या अलगाववादी को रिहा नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव सुरेश कुमार के मुताबिक अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मसरत आलम को इसलिए रिहा करना पड़ा क्योंकि उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नए मामले दर्ज नहीं किए जा सकते थे। वहीं राज्य के डीजीपी के राजेंद्र ने कहा है कि अलगाववादी नेता आशिक फख्तू को भी रिहा नहीं किया जाएगा। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के गृह मंत्री और पुलिस प्रमुख से मसरत आलम की रिहाई से जुड़े दस्तावेज लेने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में टीम को जम्मू भेजा है। यह टीम मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद से भी मुलाकात करेगी। उधर पीडीपी का कहना है कि अलगाववादियों की रिहाई मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद के पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा है और इससे जम्मू कश्मीर की गठबंधन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बने हुए अभी 10 दिन हुए हैं और एक के बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आइए इसी सारे मसले के ऊपर आज हमारे साथ बात करने के लिए पीडीपी से एमएलसी और सीनियर नेता फिरदौस टाक साहब है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो मसरत आलम को लेकर जम्मू में बीजेपी और पीडीपी के बीच में आनातानी खिंची हुई है, उस पर उनका क्या कहना है। जी फिरदौस साहब, जो जम्मू में विरोध शुरू हो चुके हैं मसरत आलम को छोड़ने के बाद, तो पीडीपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हर किसी शख्स को अपनी बात कहने की हक है उसका। हम तो यही कहते हैं कि हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि दोनों रीजन्स के लोग जो है मिलकर
जम्मू कश्मीर के लिए काम करें। और इसमें अगर किसी ग्रोह को, किसी पार्टी को, किसी शख्स को हमारे किसी डिसीजन से नाराज़गी होगी तो उसे हक़ है वो प्रोटेस्ट करने का। जैसे यहाँ पे लोगों को हक़ है अपनी बात रखने का, वैसे ही हम मानते हैं कि टनल के उस पार कश्मीर वादी में भी लोगों को अपने हक़ है अपनी बात कहने का, और वही हक़ हम डेमोक्रेटिक वे से वो हक़ देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हर चीज़ का रास्ता है, हर चीज़ का जो रास्ता है वो सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है, वही हक़ की हम बात कर रहे हैं। सर, कुछ और लोगों को छोड़ने की बात की जा रही है, तो इस पे क्या स्टैंड है कि पीडीपी का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, उस मसले में तो किसी को छोड़ना है, किसी को बंद रखना है, वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। यहाँ पे पुलिस का एक पूरा अमला है, महकमा है, होम मिनिस्ट्री है, वो सारी चीज़ों को देखकर किसी को रिलीज़ करना है या नहीं करना है। जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक़ है, पीडीपी का ताल्लुक़ है, हम तो इसके हक़ में हैं। हम इसमें हक़ में इसलिए हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया है। वो चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनका हल, जो उनकी परेशानी है उनका हल डेमोक्रेटिक वे से हो। उसके लिए हमें उनको सबसे पहले कहने की आज़ादी देनी है। सिर्फ किसी शख्स को जेल में इसलिए बंद नहीं करना है क्योंकि वो एक डिफरेंट राय रखता है, वो राय नहीं रखता जो हम रखते हैं। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट 2002 के बाद भी हमारी पार्टी ने किया जब कांग्रेस हमारे साथ थी, और बहुत हद तक हमें उस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिली। यहाँ पे अमन काम हो गया था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो गए थे। हम चाहते हैं कि वही एक्सपेरिमेंट हमें दोबारा से करने को मिले, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर में फिर से अमन लौटेगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में इसी तरह अगर विवाद चलते रहे तो सरकार चलेगी? सरकार चलेगी नहीं, सरकार दौड़ेगी जैसे अभी तक चल रही है। आगे दौड़ आस्ता रफ्तार जो है वो तेज़ होगी। विवाद चलते हैं, हम तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ बैटल ऑफ आइडिया, तो हम वी आर इन द बैटल। अगर आइडियाज़ डिफरेंट होंगे उससे गवर्नमेंट में कम से कम फ़र्क नहीं पड़ेगा। साफ जाहिर है कि पीडीपी का यही कहना है कि कोalition सरकार जो है इसी तरह चलती रहेगी और सरकार में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए जम्मू से। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।